हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। विषय कंप्यूटर साइंस, क्लास 12। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि 5 अंक में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में। तो हम लोग इस वीडियो में बूलियन अलजेब्रा से हम लोग देखेंगे कि 5 अंक का कौन सा प्रश्न जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बूलियन अलजेब्रा में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है के मैप। के मैप से जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रोबेबली 5 अंक के रूप में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं के मैप क्या होता है, और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि के मैप से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं के मैप के बारे में। के मैप के बारे में कहा गया है कि किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज यानी कि छोटा करने के लिए एक मेथड या तरीका होता है। यानी कोई भी अगर बूलियन एक्सप्रेशन है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए एक तरीका होता है हमारा के मैप। कोई बूलियन एक्सप्रेशन जो या तो एसओपी या तो पीओएस फॉर्म में होता है, उसे ही के मैप के जरिए छोटा किया जा सकता है। यहाँ इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन जो या तो एसओपी के फॉर्म में हो या तो वो पीओएस के फॉर्म में हो, उसे ही केवल के मैप के जरिए आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है एसओपी और पीओएस, इन दोनों को समझते हैं। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। इसे हम लोग सम ऑफ मिन टर्म्स भी कहते हैं। जबकि पीओएस का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म भी कहते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एसओपी जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखें एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एक्स नॉट इंटू वाई, एक्स नॉट इंटू वाई नॉट, ये सभी क्या है? ये सभी प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्ट को अगर आप जोड़ देते हैं तो जो आपको एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो यहां पर जो एक्स वाई था या एक्स नॉट वाई था या एक्स नॉट वाई नॉट था, ये क्या है? ये सभी आपके प्रोडक्ट हैं। और प्रोडक्ट को ही हम लोग मिन टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सभी प्रोडक्ट हैं या कहें ये सभी मिन टर्म है। तो मिन टर्म का जोड़ या प्रोडक्ट का जोड़, इसे ही हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन कहते हैं। अब बात करते हैं पीओएस का। इसे भी हम लोग एक उदाहरण, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा गया है एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स नॉट प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई नॉट। यहां पर ये जो एक्स प्लस वाई है या एक्स नॉट प्लस वाई है या एक्स प्लस वाई नॉट है, ये सभी क्या है? ये सभी आपके सम है, यानी जोड़ है। ठीक है। ये जो जोड़ है इसे ही हम लोग जो है सम तो कहेंगे ही कहेंगे, इसे हम लोग मैक्स टर्म भी कहते हैं। तो ये सभी क्या है? सम है या कहें मैक्स टर्म है। हमने इन्हीं मैक्स टर्म को क्या कर दिया है? प्रोडक्ट कर दिया है, यानी गुना कर दिया है। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो केमैप के जरिए या तो हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर मिन टर्म को फिर से एक बार देखते हैं। मिन टर्म कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 3 मिन टर्म, एक्स वाई, एक्स नॉट वाई। ठीक है। अब देखिए जो एक्स नॉट वाई लिखा है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स नॉट वाई, यानी एक्स के ऊपर बार या फिर एक्स के आगे डैश, दोनों सेम चीज ही है। ठीक है। तो यहां पर आपका जो है 3 मिन टर्म है, एक्स इंटू वाई, एक्स नॉट इंटू वाई और एक्स इंटू वाई नॉट। मैक्स टर्म के बारे में बात करते हैं। जो सम ऑफ वेरिएबल होता है उसे हम लोग मैक्स टर्म कहते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई, ये आपका सम ऑफ वेरिएबल है तो ये मैक्स टर्म कहलाएगा। एक्स नॉट प्लस वाई, ये भी आपका सम है, और एक्स नॉट प्लस वाई नॉट, ये भी एक सम है। इसलिए ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये तीनों मैक्स टर्म कहलाएंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ क्यों मैक्स टर्म मिन टर्म क्यों समझाया? इसलिए क्योंकि अभी इसका जो है इस्तेमाल हम लोग को आगे देखने को मिलेगा के मैप में। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक प्रश्न है। सेम प्रश्न जो है कई साल आपके एग्जाम में आ चुका है, और इस साल भी आपने, इस साल भी आपकी आने की संभावना है।
प्रश्न कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नप मैप या के मैप। के मैप का ही फुल फॉर्म होता है कर्नप मैप। ठीक है। तो कह रहा है कि दिए गए एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए सिंप्लीफाई कीजिए। एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। एफ, एफ मतलब होता है फंक्शन। ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यहाँ पर ए बी सी डी ये चार वेरिएबल हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बी सी डी ये आपके चार वेरिएबल है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है या ये जो एक्सप्रेशन है ये चार वेरिएबल वाला है। इसके बाद देखें इक्वल टू और उसके बाद समेशन का साइन है। समेशन, समेशन को देख करके आपको समझ जाना है कि यह सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है। वहीं अगर समेशन की बजाय पाई अगर आपको मिले तो समझ जाना कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। समेशन के बाद देखिए आपके ये जो पैरेंथेसिस है इसके बीच में कुछ नंबर्स है, 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12 और 13। ठीक है, अमूमन यहाँ पर क्या होगा ना, जो भी नंबर मिलेंगे वो आपको 0 से लेकर के 15 तक का अंक हो सकता है। 15 से ज्यादा आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी 16 नहीं मिलेगा, 17 नहीं मिलेगा। 0 से 15 के भीतर तक का ही नंबर मिलेगा। 0 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, या इसके बीच का भी हो सकता है। ठीक है, ये जो नंबर है 0, 1, 4, 5 है ना, 8, 9, 12, 13, इसका संबंध मिन टर्म से है। ठीक है, याद रखिएगा इसका संबंध मिन टर्म से है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, f इज इक्वल टू ये जो 0 है इसके लिए लिखिएगा स्मॉल m0 प्लस ये जो 1 है इसके लिए लिखिएगा स्मॉल m1। याद रखना है m लिख करके 0 थोड़ा नीचे लिखना है, उसी प्रकार से m लिख करके 1 थोड़ा नीचे लिखना है, यानी सबस्क्रिप्ट। ठीक है, और उसी तरीके से 4, 5, 8, 9, 12, 13 के लिए m4 प्लस m5 प्लस m8 प्लस m9 प्लस m12 प्लस m13। यहाँ पर गौर करना है, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस। प्लस इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है आपका सम। प्लस का मतलब क्या होता है, सम। और ये जो m0 है ये क्या है, ये मिन टर्म है। मिन टर्म को हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो कहलाएगा कि यह क्या है, यह सम ऑफ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का सम। ठीक है, चीजें समझ में आ गई होगी। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, हमारा अगला स्टेप होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जा रहा है तो इस प्रश्न को हम चाहे तो शॉर्ट में बना सकते थे, लेकिन चूंकि ये 5 अंक के रूप में पूछा जाएगा इसलिए हम लोग को जो है इसका प्रोसेस लंबा लिखना है, यानी थोड़ा सा इसको विस्तृत करके लिखना है। ठीक है, अक्सर गेस पेपर में आपको जो है इसका सॉल्यूशन काफी शॉर्ट में देखने को मिलता है, तो आपको उस तरीके से नहीं बनाना है। 5 अंक के रूप में पूछ रहा है तो थोड़ा सा समझा करके। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो m0 लिखा हुआ है ये इसका हम लोग लिखेंगे वेरिएबल के फॉर्म में। m0 को लिखा जाएगा, पहले तो ये देखिए कि 0 को हम लोग लिखेंगे या 0 का लिखेंगे हम लोग बाइनरी। तो 0 का बाइनरी 0 होता है, लेकिन चार वेरिएबल है ए बी सी डी, तो हम लोग इसको 4 डिजिट में लिखेंगे। ठीक, उसी तरीके से यहाँ है m1। m1 यानी 1 का बाइनरी, 1 का बाइनरी 1 होता है, इसको 4 डिजिट में दिखाना है तो पहले 3 0 लगा देंगे। फिर अगला है M4। M4 का होता है 1 0 0, इसके आगे एक 0 लगा देंगे। तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जो लोग क्लास 11 पढ़े होंगे उनको तो मालूम है किस प्रकार से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से 4 को 1 0 0 लिखा जाता है, ये तरीका क्लास 11 में पढ़ाया गया है। अभी हम लोग उस पर बात नहीं करेंगे, तरीका लंबा हो जाएगा, है ना। M5 का होगा 1 0 0 होता है, इसके आगे 0 लगा देंगे। M8 यानी 8 का होता है 1 0 0 0। 9 का होता है 1 0 0 1। फिर आपका 12 का होता है 1 1 0 0। फिर 13 का होता है 1 1 0 1। ठीक है, तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम ये होगा कि इसे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। यहां पर ध्यान देना है कि पहला 0 जो है वो ए के लिए है, दूसरा 0 बी के लिए है, तीसरा 0 सी के लिए है और चौथा 0 जो है वो डी के लिए है। अगर 0 लिखा हुआ हो तो उस वेरिएबल का कंप्लीमेंट लिखते हैं,
यानी यहां लिखा जाएगा ए का कंप्लीमेंट ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट और डी नॉट। उसी प्रकार से यहां पर देखें 3 जीरो है, यानी पहला जो जीरो है वो ए के लिए है, क्योंकि जीरो है तो ए नॉट, फिर अगला जीरो है तो बी नॉट, अगला जीरो है तो सी नॉट, और अगला डी जो है, डी के लिए यहाँ 1 है तो यहाँ डी लिखेंगे। यहाँ आते हैं, पहला जीरो है तो ए नॉट, अगला 1 है तो बी, अगला जीरो है तो सी नॉट, और अगला भी जीरो है तो डी नॉट। तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं बाकी चीजें लिख देता हूँ। ए नॉट बी सी नॉट डी, यहाँ लिखा जाएगा ए, बी नॉट सी नॉट डी नॉट, यहाँ लिखा जाएगा ए, बी नॉट सी नॉट डी, यहाँ लिखा जाएगा ए बी सी नॉट डी नॉट, यहाँ लिखा जाएगा ए बी सी नॉट डी। ठीक है। ये जो हमने यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है, ये अभी हम लोग को आगे चल करके काम आने वाला है। ठीक है, के मैप के सॉल्यूशन में अगला स्टेप ये होगा कि हम लोग यहाँ पर जो है 16 बॉक्स वाला, ठीक है, 16 बॉक्स वाला एक आयत बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 16 बॉक्स वाला हम लोगों ने एक आयत बनाया है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इन बॉक्स में कुछ नंबर्स होते हैं जो फिक्स रहता है। ठीक है, आप इसको चाहे तो रट लेना कि पहला बॉक्स में जो रहेगा वो जीरो ही रहेगा, अगला में 1, फिर 3, फिर 2। इसे हम लोग ऐसे लेकर के लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर नीचे आ जाएंगे 8, 9, 10, 11, फिर 12, 13, 14 और 15। तो जिस जिस बॉक्स में जो जो नंबर है वही नंबर आपको लिखना है। और कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ पर अगर ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में राइट साइड के कॉर्नर में, यानी यहाँ छोटा सा लिखेंगे। ठीक है, जब आप बनाओगे तो ऐसे ही लिखना। अगला काम, अगला काम ये है कि आपका जो ये रेक्टेंगल यानी आयत बन गया है, तो यहाँ पर आप ये देंगे इस तरीके से। यहाँ हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा सी डी। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो सॉल्यूशन में ऊपर लिखा था उसे मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया है। मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर काम पड़ने वाला है। आपको जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप दोबारा से लिखें। ठीक है, अगला काम ये कि देखिए, इधर हमारा ए बी चलेगा और इधर हम लोग का सी डी चलेगा। अब ए बी ऐसा हो सकता है कि दोनों जीरो हो। ठीक है, एक जीरो हो एक वन हो, दोनों वन हो सकते हैं, या पहला वन और दूसरा क्या हो, जीरो हो। यहाँ भी एक बात का ख्याल रखना है आपको, और वो ये कि जो पैटर्न यहाँ बताया जा रहा है वही पैटर्न लिखना है। पहला 0, 0 ही लिखना है, दूसरा 0, 1 लिखना है, तीसरा 1, 1 लिखना है, और चौथा जो है वो 1, 0 लिखना है। ठीक है, इसका जो क्रम है इसको नहीं बदलना है। उसी प्रकार से इधर सी डी जो है, यहाँ पर 0, 0, 0, 1, 1, 1 और 1, 0। ठीक है, इसी क्रम में आपको लिखना है, क्रम चेंज नहीं करना है, क्रम को नहीं बदलना है। इसके बाद अगला काम क्या होगा? इसके बाद अगला काम ये होगा कि देखिए यहाँ पर जो है ए और बी दोनों 0, 0 है, तो यहाँ लिखा गया है, देखिए ए नॉट और बी नॉट। ठीक है, यही यहाँ लिखा गया है। फिर यह है 0 और 1, तो 0 के लिए ए नॉट और 1 के लिए बी, दोनों 1, 1 है तो ए बी। यहाँ पर एक पहला 1 है और दूसरा 0 है तो ए बी नॉट। उसी प्रकार से दोनों 0 है तो सी नॉट डी नॉट। यहाँ पर पहला 0 दूसरा 1 है तो सी नॉट डी, यहाँ दोनों 1, 1 है तो सी डी, यहाँ पर 1, 0 है तो सी डी नॉट। ठीक है, यहाँ तक आपने काम कर लिया। अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला स्टेप बेसिकली ये होगा कि आप देखिए, आपने जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, कौन सा एक्सप्रेशन? ये जो दोबारा से यहाँ पर देखिए M0 है, M1 है, M4 है, M5 है। आप देखिए कि जो जीरो है ना, ये जीरो कौन से बॉक्स में है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है। फिर यहाँ M1 है, 1 कौन से बॉक्स में है? यहाँ है। फिर M4 है, तो 4 कौन से बॉक्स में है? यहाँ है। M5 कहाँ है? यहाँ है। फिर M8 कहाँ है? यहाँ है। M9 यहाँ है, M12 यहाँ है, और M13 यहाँ है। तो ये नंबर्स आपको खोजना है, और मिलने के बाद आपको क्या करना है, उन बॉक्सेस में, है ना, सेंटर में 1, 1 लिखना है। ठीक है, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1। ठीक,
वन भरने के बाद हम लोग करते हैं ग्रुपिंग, किसका, वन का। जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो ग्रुपिंग तीन तरह का होता है। पहला ग्रुप कहते हैं, पहला टाइप का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं पेयर, दूसरे को कहते हैं क्वाड, और तीसरे को कहते हैं ऑक्टेट। पेयर कहा जाता है दो वन का ग्रुप को, क्वाड कहा जाता है चार वन का ग्रुप को, और ऑक्टेट कहा जाता है आठ वन का ग्रुप को। और रूल ये होता है के मैप में, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आठ का संभावना है कि नहीं। अगर आठ का संभावना नहीं है तो फिर चार का संभावना देखते हैं, चार वन को ग्रुप करने का संभावना देखते हैं। अगर चार का भी नहीं है तो फिर दो वन को ग्रुप करने का संभावना देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर आप यहां पर देखें तो आपको यहां पर आठ वन मिल रहा है, तो क्या करेंगे आप, करेंगे ये, इन्हें ग्रुप करेंगे। ग्रुप कैसे करेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से आप इसको जो है घेरिए, है ना, इंसर्कल कीजिए। तो ये आठ वन का क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि आप लिखेंगे यहां पर कि वी गेट एन ऑक्टेट, हमें एक ऑक्टेट प्राप्त हुआ। ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट वही है ना, कि M0 प्लस, है ना, इसके बारे में। फिर M1, इन्हीं को ग्रुप किया गया है ना। फिर M1 के नीचे M5 है, फिर नीचे M13 है, फिर नीचे M9 है, फिर इधर लेफ्ट साइड चले जाइए तो M8 है, फिर ऊपर चले जाइए तो M12 है, फिर ऊपर चले जाइए तो M4 है, फिर ऊपर M0 है। तो M0 तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिख ही चुके हैं। ठीक है। अब अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सॉल्विंग, सॉल्विंग ऑक्टेट। ठीक है, कि ऑक्टेट को सॉल्व कीजिए। ऑक्टेट को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये करेंगे कि पहला जो आपका मिन टर्म है M0, इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे। वेरिएबल के फॉर्म में देखिए कहाँ लिखा हुआ है M0, देखिए M0 वेरिएबल के फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है A0 B0 C0 D0। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे M0 के लिए लिखेंगे, यहाँ पर इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि A0 B0 C0 D0। ठीक, उसके बाद अगला है M1। M1 का होता है A0 B0 C0 D। अब आप इन दो मिन टर्म में कंपेयर कीजिए और देखिए कौन से वेरिएबल में चेंज हुआ। तो आप गौर करेंगे यहाँ D0 है और यहाँ पर क्या है, D है। तो जिसमें चेंज हुआ उस वेरिएबल को कैंसिल करेंगे। ठीक, कैंसिल करने के बाद आगे बढ़िए। अब आते हैं हम M5 में। M5 का होता है A0 B C0 D। लेकिन चूंकि डी कट चुका है ना, प्रीवियसली डी कट चुका है, तो डी को नहीं लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, जो कट जाए उसको नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे। जब आप इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो क्या पाते हैं कि चेंज किस में हुआ है, बी में हुआ है। यहाँ B0 है, जबकि यहाँ पर क्या है, बी है। तो बी में चेंज हुआ है, तो बी को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। कैंसल करने के बाद अब हम लोग आते हैं M13 के पास। M13 का होगा A B C0 और D। लेकिन आप देखिए कुछ देर पहले क्या क्या कट चुका था, D कट चुका था और B कट चुका था। तो D और B को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जब आप इसे नहीं लिखते हैं और उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि चेंज हुआ किसमें किसमें। तो वो देखिए चेंज हुआ यहाँ पर ए में, यहाँ A0 है जबकि यहाँ पर क्या है, ए है। तो जिस वेरिएबल में चेंज होता है उसको हम लोग काट देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि M13 के पास तो गए, अब हम M9 का लिखेंगे। तो अब हम M9 का नहीं लिखेंगे, ना तो M10 का M8 का लिखेंगे, ना तो 12 का, ना तो 4 का। क्यों, क्योंकि के मैप में एक रूल है। रूल ये कहता है कि जब भी आप एक ऑक्टेट को सॉल्व करते हैं तो ऑक्टेट में मैक्सिमम तीन वेरिएबल कटता है या कैंसल होता है।
तो ऑलरेडी हम लोगों का 3 वेरिएबल कट चुका है। ए कट चुका है, बी कट चुका है, डी कट चुका है, और सी शेष रह गया है। ठीक है। तो अगर आप जो है आगे चलते हुए M9 के पास भी जाते हैं, M8 के पास भी जाते हैं, 12 के पास भी जाते हैं, 4 के पास भी जाते हैं, ये C0 नहीं कटने वाला है, कटेगा ही नहीं। ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रोसेस को यहीं रोक देंगे। जब 3 वेरिएबल आपका कट जाएगा तो प्रोसेस को रोक करके आप डायरेक्टली आंसर सीधे लिखेंगे, F इज इक्वल टू C0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। तो ये जो आपका एक प्रश्न था, ये के मैप से संबंधित था, कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन केवल एक क्वेश्चन बनाने से आपका जो है प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, या एक क्वेश्चन बनाने से आपका के मैप वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इन रूल्स को नहीं जानते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं तो बहुत सारा वो गलती करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो ग्रुपिंग किया गया है ना, ये तो सिंपल सा ग्रुपिंग था। ग्रुपिंग बहुत सारा कॉम्प्लेक्स टाइप का भी होता है। ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि ग्रुपिंग किस किस तरह का हो सकता है और ग्रुपिंग करने का और कौन कौन सा तरीका होता है। सबसे पहले देखिए, हम लोग ऑलरेडी ये पढ़ चुके थे कि टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग जो होता है वो 3 होता है। पेयर, 2 वेरिएबल का ग्रुप को या 2 वन का ग्रुप को कहेंगे। क्वाड, 4 वन का ग्रुप को कहते हैं। और ऑक्टेट, 8 वन का ग्रुप को कहते हैं। जब आप एक पेयर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो एक वेरिएबल रिमूव होता है, एक वेरिएबल कटता है। जब आप एक क्वाड को सॉल्व करते हैं तो 2 वेरिएबल रिमूव होता है। जब आप एक ऑक्टेट को सॉल्व करते हैं तो 3 वेरिएबल रिमूव होता है, 3 वेरिएबल कटता है। जो हम लोगों ने अभी प्रीवियसली जो क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसमें देखने को मिला भी था कि ऑक्टेट को जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो 3 वेरिएबल कटा था। ये तो क्लियर है। आगे हम लोग ये जानेंगे कि ग्रुपिंग का मेथड क्या क्या हो सकता है। तो ये जो 3 मेथड है, इन 3 मेथड को बताने से पहले कुछ चीजों को यहां पर जान लीजिए। जैसे 2 का ग्रुपिंग इस तरीके का हो सकता है, 2 का ग्रुपिंग, ठीक है, हॉरिजेंटली। 2 का ग्रुपिंग ऐसे भी हो सकता है, वर्टिकली। ठीक है। लेकिन 2 का ग्रुपिंग ऐसे कभी नहीं करना है, डायगनली नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग नहीं करते हैं। इस तरीके का हो सकता है और इस तरीके का हो सकता है। 4 का ग्रुपिंग किस किस तरीके से हो सकता है, नॉर्मल तरीके से, वो देख लेते हैं। तो 4 का ग्रुपिंग भी उसी तरीके से हो सकता है हम लोगों का, कि 4 वन एक ही सीध में हो, तो ये 4 का ग्रुपिंग हो गया हम लोगों का। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो 4 वन हो वो हॉरिजेंटली हो। हॉरिजेंटली कहने का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ हो। ठीक है, ये 4 का ग्रुप हो गया हम लोगों का। यहाँ हो, ये भी 4 का ग्रुप हो गया। ठीक है। अब इसे 8 का ग्रुप मत बना देना। आप ये मत कहना कि यहाँ पर 4 4 8 तो मिल गया, तो इसको 8 का ग्रुप बना देते हैं। कैसे, कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ऐसे कर देते हैं 8 का ग्रुप हो जाएगा। नहीं, बीच में देखो यहाँ गैप है, गैपिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैप आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 2 क्वाड बनेगा, यानी 4 4 का 2 ग्रुप बनेगा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर इसको 2 का ग्रुप बना देते हैं और इसको 2 का ग्रुप बना देते हैं। नहीं, ये भी नहीं करना है। आपको क्या बताया गया था, हम लोग बड़ा ग्रुप का पहले पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज तो 4 का बन रहा है, तो 2 का क्यों करें, 2 का नहीं करेंगे। ठीक है, 2 का करेंगे तो आपका जो है आंसर वो सही नहीं आएगा। तो 4 का ग्रुपिंग करना है। अब अगर बात करें कि 4 का ग्रुपिंग और कौन से तरीके से हो सकता है, तो वो देखिए। 4 का ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ वन हो, यहाँ वन हो, यहाँ वन हो। ये भी 4 का ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं 8 का ग्रुपिंग का। तो 8 का ग्रुपिंग तो 2 3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये कि यहाँ वन हो, यहाँ वन हो, और इसी से लगा हुआ यहाँ भी वन हो। तो ये हो गया हम लोग का क्या, 8 का ग्रुपिंग। एक 8 का ग्रुपिंग अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, जो क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें क्या था हम लोगों का, उसमें बेसिकली ये था कि यहाँ वन हो, यहाँ वन हो, यहाँ वन हो, यहाँ वन हो, और ये क्या हो गया हम लोग का, 8 का ग्रुपिंग हो गया। ठीक है। अब 8 का ग्रुपिंग और क्या हो सकता है हम लोगों का, तो 8 का ग्रुपिंग हम लोग का बेसिकली हो सकता है कि आप अभी वैसा बताए थे, 1 1 1 1 1 1 1। तो यहाँ पर भी ये 8 का ग्रुपिंग हम लोग का क्या हो गया, हो गया। तो ये तो नॉर्मल ग्रुपिंग था। ठीक है।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्रुपिंग का कुछ और भी तरीका होता है जो हम लोग को जो है के मैप सॉल्व करते समय जरूर देखना चाहिए वैसा करके भी। और वो क्या है? पहला है मैप रोलिंग। मैप रोलिंग को कुछ इस प्रकार से समझते हैं। मान लीजिए यहां पर वन है और यहां पर वन है और यहां पर वन है और यहां पर वन है। अब बीच में तो गैप है, तो चार का ग्रुपिंग तो नहीं होगा। तो आप सोचेंगे कि इसे क्या करना चाहिए, इसे इस प्रकार से एक पेयर बना दो और इसे एक प्रकार से पेयर बना दो। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये तो सही है, लेकिन नहीं। एक मेथड होता है जिसको कहते हैं मैप रोलिंग। हमको सबसे पहले बड़ा ग्रुपिंग को तलाशना है। मैप रोलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए ये मैप है, इसको बीच से अगर मोड़ते हैं, ठीक है, बीच से, जैसे पेपर मोड़ते हैं ना, समझ लीजिए एक पेपर है, तो पेपर को अगर बीच से मोड़ते हैं तो ये वाला हिस्सा इससे जाके लगता है, ये कॉर्नर इस कॉर्नर से जाके लगता है। ठीक, तो क्या होगा कि जब आप इसको बीच से मोड़ेंगे तो आपका ये जो दो है, ये इस दो के साथ जाकर के, है ना, आपका लग जाएगा। ठीक है, मैप को मोड़ने से ये दो और ये दो आपस में मिलकर के चार बन जाएंगे। ये होता है हम लोग का मैप रोलिंग। ठीक है, तो अभी आपको ये दो पेयर नजर आ रहा था, लेकिन मैप रोलिंग किए तो एक क्वाड बन गया। ठीक, और भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर वन हो चार और यहाँ पर वन हो चार। आप सोचेंगे कि ये चार का ग्रुप बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग चार का ग्रुप बना देते हैं। नहीं, हम लोग आठ बना सकते हैं। कैसे? तो मैप रोलिंग करके इधर चार है और इधर चार, इसको ऐसे लिखा जाता है, और बीच से क्या कर देंगे, मोड़ देंगे, तो ये चार और ये चार मिलकर के क्या बन जाएगा, आठ का ग्रुप बन जाएगा, यानी ऑक्टेट बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, दो वन मान लीजिए आपका रह जाएगा यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ। एक वन मान लीजिए यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया, यहाँ रह गया। अब क्या है कि अगर आप इसको बीचों बीच मोड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये दो और ये दो मिलके चार बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस मैप को इस तरीके से, यानी इधर दाएं से बाएं मोड़ते हैं, तो ये दो और ये दो मिलकर के चार बन जाएगा। तो यहां पर देखिए आपका, यहाँ पर दो क्वाड बना, है ना, दो क्वाड बना। कौन कौन सा, तो नेमिंग देख लीजिए। पहला यहाँ पर हो जाएगा M4, है ना, M4 प्लस M12 प्लस इधर M6 प्लस इधर M14, ये एक क्वाड बनेगा। ठीक, दूसरा क्वाड क्या बनेगा, दूसरा क्वाड बनेगा इधर से M1 M3। ठीक है, M1 प्लस M3, और नीचे से M9 और M11 प्लस M9 और M11। ठीक है, तो यहाँ पर मैप रोलिंग करके आपको दो क्वाड मिला। अगर आप मैप रोलिंग नहीं करते तो आप सोचते कि चार पेयर बना दो, है ना, दो का जोड़ा वाला चार बना दो, तो ये नहीं करना है, हम लोग को बड़ा का ग्रुपिंग करना पड़ता। तो ये था आपका मैप रोलिंग। मैप रोलिंग के बाद अगला जो चीज हम लोग को पढ़ना है वो है हम लोगों का ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग भी हम लोग को करके देखना होता है। ओवरलैपिंग क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओवरलैपिंग में बेसिकली ये होता है कि कोई एक वन एक से ज्यादा ग्रुप में शेयर होता है। जैसे यहां पर वन 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 और वन है, और यहां पर भी आपका एक वन है, तो तीन का ग्रुपिंग तो होता नहीं है कि आप सोचेंगे तीन का ग्रुप कर दो। तीन का तो ग्रुपिंग होता नहीं है, दो का होता है और चार का होता है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि सर यहाँ चार का ग्रुपिंग हो जा रहा है, मतलब कि ये ठीक है, अच्छी बात है। इसके बाद देख रहे हैं कि ये वन बेचारा अकेला रह जा रहा है, तो ये जो वन है ये इस वन के साथ शेयर करके, यानी ओवरलैप करके एक पेयर बना देगा। तो यहां पर एक पेयर बना और यहां पर एक चार का ग्रुप का क्वाड बना। तो यहां पर ये जो वन है ना, ये वाला, ठीक, ये वाला, ये वन जो है ये पेयर के साथ भी शेयर हुआ, और यही वन जो है मेरे क्वाड के साथ भी। इसे कहते हैं हम लोग ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग करके भी हम लोग को जो है देखना पड़ता है। ठीक है, सिंपल ग्रुपिंग के अलावा ओवरलैपिंग, मैप रोलिंग, ये सारा कुछ भी हम लोग को करके देखना पड़ता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ इस तरीके से वन वन भरा हुआ है और यहाँ इस तरीके से भरा हुआ है, तो आप यहाँ पर ये चार का ग्रुप बना लो। अब बच गया ये तीन लोग। ठीक है, ये तीनों का अगर इस वन के साथ साथ मिल जाए, ठीक है, तो ओवरलैप करके फिर ये एक और चार का ग्रुप बन जाएगा। ये भी क्या हो गया, ये भी आपका ओवरलैपिंग हो गया। तो
आपको दो मेथड समझा दिया गया है, मैप रोलिंग समझा दिया गया है, ओवरलैपिंग भी करके समझा दिया गया है। अब समझते हैं रेडंडेंट ग्रुप क्या होता है। ठीक है, रेडंडेंट ग्रुप का संबंध इसी ओवरलैपिंग से ही है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना आपको। मान लीजिए एक सिचुएशन ऐसा है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है, यहाँ वन है। आपने इसको पेयर बना दिया और आपने इसको भी पेयर बना दिया। अब कोई एक जो है छूटा हुआ तो नहीं है, सब तो अपना पेयर में है। आपने क्या किया, आपने इस वन और इस वन को भी पेयर फिर से बना दिया। ठीक है, तो ये कहलाएगा रेड्यून्डेंट ग्रुप, जिसमें क्या होता है कि ये वन और ये वन जो दोनों यहां पर ग्रुप किया गया है, ये ऑलरेडी खुश था किसी और वन के साथ ग्रुप हो करके। तो आपको रेडंडेंट ग्रुप नहीं बनाना है, याद रखना है, ये ग्रुपिंग नहीं करना है। ठीक है, ये दोनों अपना अपना जगह पर सही था। ठीक है, ये हो गया नन रेडंडेंट ग्रुप। और वही अगर आप इसको जबरदस्ती फिर से इसको कर दोगे ग्रुपिंग, तो ये कहलाएगा रेडंडेंट ग्रुप। तो कहा जाता है के मैप में कि रेडंडेंट ग्रुप आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो के मैप से संबंधित इन्हीं बातों का ध्यान देना पड़ता है। स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं, स्टूडेंट ग्रुपिंग करने में गलती करते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है मैप रोल करना भूल जाते हैं या ओवरलैपिंग करके भूल जाते हैं। आपको हर चीज करके चेक करना है कि बड़ा से बड़ा ग्रुप बने। ठीक है, बड़ा से बड़ा ग्रुप बनेगा तो ज्यादा वेरिएबल कटेगा, छोटा ग्रुप बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो कम वेरिएबल कटेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है 5 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको लगता है कि इस एक क्वेश्चन से भी आपका काम नहीं चलेगा, मैं कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स थोड़ा सा भर जाना चाहिए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ वाकई में अ, और भी क्वेश्चंस को बनाने की आवश्यकता है, ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छा तरीके से क्लियर हो पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।